बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ताजिर हजरात की रैली के हवाले से जो लियाकताबाद से निकाली गई, और इस रैली में ताजिर हजरात का मुतालबा ये था कि हफ्ते के 7 दिन कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, साथ ही साथ कारोबार के औकात कार में इजाफा जो है वो किया जाए। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब हम्माद पूनावाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी हमाद साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी हमाद साहब, क्या कहते हैं सर, आज की जो रैली निकाली गई, क्या मुतालबात हैं, क्या चाहते हैं आप हुकूमत से कि क्या रिलैक्सेशन आपको दी जाए? देखिए, सबसे पहले जो हमारे जो मुतालबात हैं वो बहुत ही बेसिक हैं, और इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ये जो 5 डेज़ अ वीक वाले जो इशू आ रहा है और जो टाइमिंग शॉर्ट की जा रही है, हम इसको प्रैक्टिकल नहीं समझते। हमारा जो प्रपोजल है वो ये है कि 7 डेज़ अ वीक और 24/7 जो है कारोबार खुलना चाहिए, ताकि पैनिक ना हो। और लोग जो है, आपने देखा जो माजी में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और लोग जिस तरीके से पैनिक करके रश लगा, इस चीज़ से बचने के लिए 24/7 जो है कारोबार खोलना चाहिए और 7 डेज़ अ वीक जो है कारोबार खोलना चाहिए। इससे जो है लोग आसानी से जो है वो उसको मैनेज कर पाएंगे, और सख्ती करनी चाहिए SOPs के ऊपर, और हम इनका साथ भी देंगे SOPs को फॉलो करवाने में। लेकिन अगर ये इस तरीके से कारोबार बंद करेंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर तो क्या कहेंगे कि यानी हुकूमत ऑलरेडी आपको अच्छा खासा रिलीफ दे रही है, सिर्फ एक दिन मतलब कारोबार बंद करने के लिए लोगों की क्या जान खतरे में डाल दी जाए? आप क्या समझते हैं? अच्छा, आप अगर रिलीफ किस चीज़ को कहना चाह रहे हैं कि कौन सा रिलीफ दे रही है, मुझे बताएं ना। अब महंगाई आ चुकी है, लोग जो है एक पैनिक में आ चुके हैं, और जो पिछले लॉकडाउन है उसके जो साइड इफेक्ट है अभी तक भुगत रहे हैं हम लोग। तो अगर आप उसको रिलीफ समझते हैं तो मैं तो उसको रिलीफ नहीं समझता। इस वक्त जो छोटे ताजिर हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो कि रो रहे हैं इस वक्त, परेशान हैं, असल तो इशूज़ उनके साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए सोचने की ज़रूरत है, और जो असल इफेक्ट हुए हैं लॉकडाउन से वो स्मॉल ट्रेड हुआ है। सर आप मुझे एक बात ये बताएं कि आप कहते हैं कि जी दुकानें सील की गई हैं, भारी जुर्माने किए गए हैं। सर इस अभी जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया या जो औकात कार रिस्ट्रिक्ट किए गए, इसमें किसी मॉल को सील किया गया है, किसी पर जुर्माना लगाया गया है? ख़ास तौर पे अभी मैं रवा माह की अगर बात करूँ तो। जी बिल्कुल, किए गए, मॉल्स भी सील किए गए हैं और लोगों पे जुर्माने भी लगाए गए हैं। इसमें हम सपोर्ट करते हैं। अगर जो लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, हम उनके अगेंस्ट हैं और उनको कहते हैं कि SOPs को फॉलो करें। वहाँ हमारी गलती है। अगर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा उसमें हमारी गलती है। हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात किए जाए, हमें बताया जाए, हम उसको अमल करवाएंगे, और नहीं जो अमल करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें हम इनके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि बुलंद भाई, आपने देखा जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर आपने देखा जो लोग रिसोर्सेज रखते थे या जो पैसा खर्च कर रहे थे वो कारोबार चला रहे थे, और जो लोग अच्छे लोग जो फॉलो करना चाह रहे थे उनको अपना कारोबार बंद करना पड़ा। तो आपने बहुत सारी चीजें, कारोबार की इजाजत दे दी जाए। और औकात कार में क्या रिलैक्सेशन चाहते हैं? देखिए, मैं जो ये बात कर रहा हूँ हफ्ते में 7 दिन, शायद आपको ये बात जो है वो मजाक लग रही होगी, लेकिन उसका एक इसके पीछे लॉजिक है। अगर आप जो है कारोबार 7 दिन खोलेंगे, 24/7 खोलेंगे, तो ये जो रश हो रहा है, लोग जो पैनिक कर रहे हैं, अब आप 2 दिन से ये पैनिक है, आप देखें बाजारों में वापस से रश लग गया है, लोग बाहर निकले हुए हैं। इससे जो SOPs को फॉलो करना नामुमकिन हो जाएगा। देखिए, दुकानदार अपनी तो गारंटी ले सकता है, लेकिन पब्लिक की गारंटी तो नहीं ले सकता ना। उसमें ये हो सकता है कि जब लोग के टाइमिंग ज्यादा होगी तो उसमें हम इजीली इसको मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जब टाइमिंग शॉर्ट होगी, हम 5 बजे या 6 बजे का टाइमिंग रखते हैं, तो बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो कि वैसे ही रमजान मुबारक में 5 बजे बंद हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे कारोबार ऐसे भी तो है ना जो रमजान में ही चलते हैं, उनका सीजन ही रमजान है। अगर आप उनका सीजन खत्म कर देंगे, जो पिछला सीजन भी खराब हो चुका है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके सामने लोगों का दिवालिया निकल चुका है, स्मॉल ट्रेड। हम्माद साहब, मुझे एक बात ये बताएं कि ताजिर हजरात के लिए ज़रूरी है कि वो दोपहर के 12 बजे उठकर दुकान खोलें और वो चाहें कि रात के 12 बजे तक दुकानें खुली रहें? ये मुमकिन नहीं हो सकता कि सुबह जल्दी कारोबार शुरू कर लिया जाए? औकात कार अगर घंटों के हिसाब से बात की जाए तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 14 घंटे आपको कारोबार के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं जी, रात का टाइम जो है वो मस्ट दे दिया जाए, सुबह से कारोबार नहीं खोला जाएगा। देखिए, ये चीजें कलमिया ऐसा है कि एक ट्रेंड सेट हो चुका है और लोग कारोबार देर से शुरू करते हैं। आप खुद बताएं ना कि सुबह 6 बजे क्या प्रैक्टिकल है? आप घर का राशन लेने सुबह 6 बजे जाएंगे, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है जनाब। सर अगर रात में दुकान बंद होगी ना और मुझे पता होगा कि मैं घर वापस जाते हुए राशन नहीं ले सकता, तो मैं जबरदस्ती सुबह उठूंगा और फजर की नमाज के बाद ही जाके राशन लेके आऊंगा।
पर जब रिलैक्सेशन मिलती है तो जिन इलाकों में 3-3 बजे रात तक दुकानें खुली हुई हैं वहाँ लोग आराम से 3-3 बजे भी जा रहे होते हैं शॉपिंग करने के लिए। देखिए, मैं आपकी बात से फिर इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन अगर 6 बजे का वही ट्रेंड होगा और लोग फिर टाइम शॉर्ट होगा, सुबह निकलेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं सुबह 6 बजे का रश लगेगा तो उसमें कोविड नहीं होगा। देखिए, कोविड से बचने का एक ही तरीकेकार है, पैनिक ना हो, रश ना लगे। उसका एक ही तरीकेकार है, आप 24/7 कारोबार खोलें और सख्ती करें SOPs को फॉलो कराने के लिए, वो बात ठीक है। लेकिन ये जो टाइमिंग शॉर्ट है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल फेलियर होगा। जैसे पिछली दफा लॉकडाउन में फेलियर हुआ, इस दफा भी होगा। मेन मकसद सर मुझे एक बात ही बताइए कि ईद की जो खरीदारी की जाती है, जो कि आखिरी अशरे में जो खरीदारी होती है, क्या उस पर ताजिर जोर देना चाह रहे हैं कि जो आखिरी अशरे की खरीदारी है ये अफेक्टेड ना हो? देखिए, ये भी एक चीज़ है, लेकिन ओवरऑल लोगों को कारोबार में जो आप देख रहे हैं ना, जब से पैनिक आया है तो लोगों की पेमेंट सर्कल सब कुछ रुक चुका है। देखिए, एक बाजार में एक आवाज़ है कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो बाजारों में बहुत ज़्यादा आता है। तो ये तो चीज़ें हैं कि मैंने आपको बताया कि बहुत से कारोबार रमज़ान में चलते हैं, उनका सीज़न होता है। पिछले जो कपड़े वाले हैं वो अभी तक माल अपना नहीं बेच पाए और इस सीज़न से उम्मीद लगा के बैठे थे और उनका फिर कारोबार जो है वो खतरे में नज़र आ रहा है इस वक्त। सर और क्या मुतालबात है? यानी मेन जो मुतालबा आपका वो यही है कि रमज़ान मुबारक में जो एक सीज़न आता है इसके अंदर उन जो कारोबार जो कि जैसे कपड़े की दुकानें हो गई और दूसरी चीज़ें हो गई, इनको रिलैक्स कर दिया जाए। देखिए, इनको भी रिलैक्स किया जाए। मैंने फिर आपसे कहा कि कुछ ऐसे कारोबार हैं जो कि जल्दी बंद करने से उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगी और रमजान मुबारक के महीने में असर पे बंद हो जाते हैं। 5 बजे 6 बजे उनके कारोबार वैसे ही बंद हो जाते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। जो कपड़े वाले हो गए या जो सीजन हो गया जिनका रमजान से रिलेटेड कारोबार है, उनको तो खोलने की इजाजत दी जाए। और अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन के जो रिलेटेड जो कारोबार है उनको तो खोलने की इजाजत दी जाती है, लेकिन हमारे लोग उस बात को समझ ही नहीं पा रहे। तो अब जैसे लोहे का कारोबार है, लकड़ी का कारोबार है, सीमेंट का काम है और जो भी सैनिटरी का काम है, उसको तो वैसी इजाजत होनी चाहिए खोलने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर, लेकिन ये सारे कारोबार तो 5-6 बजे तक बंद हो जाते हैं। मतलब इसको भी आप चाहते हैं कि देर तक खोलने की इजाजत दी जाए? जी नहीं, उनको पैनिक क्यों किया जा रहा है? वो एक लॉकडाउन वाला जो पैनिक है ना, जो आवाज है, उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम आता है। हम उसके लिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। उनको आप एक टाइम देते हैं, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे हैं जिनको उनको टाइम देना पड़ेगा। जैसे कपड़े के काम है और बहुत सारे काम है, उनको टाइम देना पड़ेगा। उनका सीजन है, अगर ये चीज होगी तो उनका ये सीजन भी खराब हो जाएगा। सर मुझे बताएं, हफ्तावार छुट्टी की जो बात की गई थी, तो क्या मॉल्स को बंद किया गया इस हफ्तावार छुट्टियों में? देखिए, इस दफा तो समझ लें कि प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और हमें ऐसा लगता है कि ये जो है इस हफ्ते से जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इसीलिए हम ज्यादा जो है इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि इस चीज को, फैसले को जो है वो चेंज नहीं। तो सर मतलब हुकूमत की तरफ से ऑर्डर्स थे, ताजिरों ने माना नहीं, या गलतफहमी रही, या अपने अपने दिन निकाल लिए, हुआ क्या? जी, ये कंट्रोवर्शियल हो गया और कंट्रोवर्शियल होने की वजह से ये मेरे ख्याल इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अच्छा, लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि क्या हुकूमत अब इस बात पर अमल दरामद कराएगी कि हफ्ते और इतवार को मॉल्स बंद किए जाएं, कारोबारी मराकज़ बंद किए जाएं? देखिए, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन हम यही बता रहे हैं कि अगर वो इस बात को हमें समझा दें, आप मुझे समझा दें या कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा समझा दे कि क्या वजह है कि हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखना चाहते हैं और टाइमिंग क्यों शॉर्ट करना चाहते हैं। अगर वो हमें उनकी लॉजिकल बात लगी तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो हमें उनकी बात कोई लॉजिकल नहीं नजर आ रही। सर, हुकूमती सतह पे अब तक किसी ने रब्ता किया है? कोई मुज़ाकरात हुए आपके? देखिए, पिछली दफा तो काफी चीजें हुई और आपको पता है कि हमें इसमें जेल भी जाना पड़ा। काफी चीजें हुई, लास्ट टाइम मुलाकातें भी रही, सब चीजें हुई, लेकिन इस दफा अभी तक कोई इसके ऊपर नहीं हुई है कोई मीटिंग। ठीक है, लेकिन इस दफा आप मतलब तमाम कानूनी पहलुओं को देख कर एहतजाज कर रहे हैं, या इस दफा भी जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे, चाहे दोबारा जेल जाना पड़ जाए? देखें क्या लेट्स सी क्या होता है। इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि टेबल टॉक में ही बरकत है और हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत को जो है वो बताएं कि हमारी इस वक्त क्या मजबूरियां हैं और लोग क्या इस वक्त क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। आप समझते हैं और जो आप यहाँ के शहरी हैं तो आपको पता है कि इस वक्त क्या डोमेन है और क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ। तो इस चीज़ों को गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए। आपके सामने महंगाई का तूफान है और काफ़ी इशूज़ हैं इसके अंदर। मैं समझता हूँ कोविड से ज़्यादा जो है वो महंगाई से और बेरोज़गारी से लोग जो है वो मर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमाद पूनावाला साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद हमाद पूनावाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाज़रीन, हम कुछ बात करना चाहेंगे ईद के सीज़न की जो शॉपिंग होती है उसके हवाले से, जो कि ख़ास तौर पर तारिक रोड पर नज़र आती है। तारिक रोड पर एक रश है जो कि ख़ास तौर पे दूसरे अशरे के बाद से शुरू हो जाता है और तीसरे अशरे में अपने उरूज पर पहुंच जाता है।
ख़ास तौर पे नाज़रीन ये रश इफ्तार के बाद कुछ देर बाद से शुरू होता है और रात गए तक जारी रहता है, और कहा यह जाता है कि ये इन ट्रेडर्स की का जो सीज़न है वो ये ही रमज़ान का महीना है। बहुत से ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो इस एक महीने में पूरे साल की रोज़ी कमाते हैं। बहरहाल इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं प्रेसिडेंट हैं तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के जनाब इलियास मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम इलियास मेमन साहब, सर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। इलियास मेमन साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी सर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। जी जी सर। सर क्या कहते हैं, यानी खास तौर पे आपकी जो ट्रेडर्स अलायंस है इसका क्या मुतालबा है हुकूमत से? जो औकात कार कम किए गए हैं और हफ्तावार छुट्टी जो है वो अनाउंस की गई है। देखिए मेरी बात है इकबाल भाई, बुलंद भाई, आपकी जो बात कर रहे हैं, हमने तो आपके चैनल पे, तो मेरा अपना ही चैनल है, इतने प्रोग्राम कर रहे हैं आपके से। आप यकीन माने ये जो इन्होंने करा हुआ है लॉकडाउन का, ये 2 दिन की छुट्टी का, किसी साजी बिजारी से मशवरा नहीं करा, किसी से मीटिंग नहीं, ना कराची कमिश्नर ने, ना नासिर शाह ने, ना सईद गनी ने, किसी से मीटिंग नहीं की। इन्होंने अपना एसआरओ निकाल दिया कि 2 दिन बाजार बंद रहेगा, और यकीन मानो ऐसा हो गया कि हंगामा हो गया। आगे क्या हो जाएगा? कम से कम इनको बैठ के मीटिंग करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। हमने कराची कमिश्नर को इतनी दफा मैंने फोन, एक फोन नहीं उठाया, एक फोन ना नासिर साहब ने फोन उठाया है, ना कराची कमिश्नर ने फोन उठाया। इनको फोन उठाना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। इतना बड़ा कराची है, कोविड इतना कराची में नहीं है। हमारे अलमुस्तफा में PCR कोरोना टेस्ट फ्री टेस्ट है सिंध हुकूमत के साथ, उसमें 5 मरीज, 4 मरीज, 6 मरीज 100 पे निकल रहे हैं। इतना कोविड नहीं, कोरोना, मैं मानता हूँ कोरोना है, SOP को ख्याल करना चाहिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। रमजान को सारी बातें इसमें ख्याल आ रही है। इनका टाइम भी कम से कम टाइम 8 बजे से 6 बजे से 8 बजे तक रखा हुआ है। अगर 10 बजे बाजार खुलता है, अगर रात को 12 बजे तक भी टाइम कर देंगे तो इससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, इससे रस कम हो जाएगा। अब क्या मतलब शॉर्ट कम टाइम हो जाएगा, अगर टाइम बढ़ा देंगे तो इसमें गवर्नमेंट को कोई नहीं फर्क पड़ जाएगा। गवर्नमेंट खुद कहती है कि कराची में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, तो भाई को लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। इसके जब हमारा सीजन खराब हुआ था, लोग परेशान थे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग यकीन में अभी जो लोग परेशान होगा पता नहीं क्या होगा। गवर्नमेंट को फौरन तो नोटिस अपना वापस लेना चाहिए इसके ऊपर। 1 दिन की छुट्टी कर, मैंने 1 दिन में 7 के 7 दिन बाजार खुले रखे, इससे कोई भी फर्क पड़ेगा। अगर आप जितनी छूट देंगे इतना रश कम हो जाएगा। इतना मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ। सर एक शिकायत है हुकूमत को आपसे, खास तौर पे जो ईद की शॉपिंग होती है, पिछली दफा भी यही हुआ था सर, जब चांद रात को बुरी तरह से आवाम निकली शॉपिंग की, और उसके बाद लास्ट टाइम पे तो इकबाल भाई, बुलंद भाई, लास्ट टाइम पे क्या था, इन्होंने पूरा लॉकडाउन 3 महीने कर रखा था। हमने जबरदस्ती, हमारे मरूम शिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करी थी, हमने बड़ी मेहनत करी थी, हमने तो रात 2 दिन एक कर दिया था सर। लेकिन तो लॉकडाउन लगाने की ईद के बाद कोरोना में खातिर खा इजाफा हुआ था सर। नहीं वो तो इस दफा कोरोना खाते इजाफा होता है, ऐसा नहीं। मैं तो मेरा अलमुस्तफा, मेरा अपना सेंटर है, मुझे तो मालूम है कितने मरीज है क्या नहीं है। अब अगर आप मिसाल कह रहे हैं, अगर टाइम कम कर देगा रश बढ़ेगा नहीं, अगर टाइम की छूट दे देगा रश ही नहीं होगा। वैसे मार्केट के कारोबार की हालत 40-45-40% कारोबार रह गया, वैसे कारोबार की हालत खराब है। इससे क्या करेंगे बस आप खुद बता दें। आप अगर से इसको 7 के 7 दिन भी बाजार खोल देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इतवार की छुट्टी कर ले, मना नहीं कर रहे, लेकिन इनको लॉकडाउन के टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। भले 1 हफ्ते के बाद टाइम बढ़ा, कितने टाइम को बढ़ा, एक छुट्टी करनी पड़ेगी, और सब बाजार खुला, रात के 12 बजे तक बाजार खुलना पड़ेगा। इनकी मेहरबानी हुई गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट हमसे मीटिंग करे। इतना बड़ा हब है ताजिर का, एक आदमी को नहीं बुलाया, किसी को बुला के मीटिंग नहीं करेगी। आप बच्चे हम क्या करें? आप हिसाब करेगा, लॉकडाउन करे, एसिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आएंगे, मास्क का पहना, सबने नहीं पहना। भाई आप चालान तो वहां करें जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो हर चीज महंगी पड़ी, वहां तो कोई भी नहीं जा रहा। अब यहाँ आ जाएंगे चालान करने के लिए, यहाँ सब आ जाएंगे, यहाँ परेशान करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए, कराची कमिश्नर को, सबको सोचना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। हमसे मीटिंग करें, हम उनके साथ ताउन करने को, तो हमसे एक दफा भी इन्होंने मीटिंग नहीं करी है सर। तो क्या कहेंगे, क्या इसका सर हल क्या होगा? आप चाहते हैं कि जो है वो मार्केट जो है खोल दी जाए, 7 दिन खोल दी जाए, और बल्कि 24 घंटे खोल दी जाए? क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप रमजान एक ही महीने तो मांगे नहीं, हमसे ज्यादा थोड़ी मांगने कोई भी है। रमजान में 10 दिन तो हमारे 10 दिन तो वैसे बाजार बंद हो जाएगा, असर के बाद बाजार बंद हो जाएगा। 10 जुम्मे पहले जुम्मा बंद हो, इतवार भी बंद होगा, दिन कितने रह जाएंगे? 18-19 दिन रह जाएंगे। अगर 18 दिन का 12 बजे से 1 बजे तक खोल भी देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा?
तो फर्क रश कम हो जाएगा, जिसको मर्जी आएगा, जिसको मर्जी नहीं जाएगा, इसका फर्क तो नहीं पड़ता कोई भी है। पहले भी ऐसे हो चुका है, पिछले बार लॉकडाउन रमजान में कर दिया, अभी लॉकडाउन कर दिया था। तो अभी तक सर किसी ने मुज़ाकरात नहीं किया आपसे? कराची में इतना कोरोना नहीं फैला हुआ है सर, अभी तक किसी ने मुज़ाकरात नहीं किया आपसे? 1% नहीं। मैंने नासिर साहब को खुद फोन करा है, सईद गंदी को खुद फोन करा है मैंने आपके टीवी से सुन रहे कराची कमिश्नर को खुद फोन करके पीए पाशा साहब ने मेरा फोन उठाया था, मैंने इनसे बात की कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था। कम से कम इनको बैठ के बात करना चाहिए, इतनी भी ताजी बरादरी है, इनको बैठ के बात करना चाहिए, इनको बैठ के मशवरा करना चाहिए, बात क्या करा जाए, किस तरह करा जाए। कराची को सोटेली वाला माँ तो सुलूक नहीं करे ना, कराची को अपना समझे ना, ये कराची को अपना समझे, कराची वाले इनके दिल जीतना चाहिए कराची वालों का। ये तो खबर नहीं क्या मसला वाली बात है, तो लॉकडाउन कर दिया और किसी से पूछा नहीं, मालूम अचानक फैसला कर दिया। ये अचानक फैसला थोड़ी होते हैं। आप कराची चाजी बेरी को बुलाए, चेंबर ऑफ कॉमर्स को बुलाए, चेंबर के सदर को बुलाए, बैठ के मीटिंग करें हमसे। ठीक है सर, देखिए उम्मीद कर सकते हैं रियाज भाई के हुकूमत जो है ना आपके जो मुतालबात हैं उनका नोटिस ले और उनको तस्लीम करे। बहरहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और आप देखना ही होगा कि हुकूमत इस पर क्या स्टेप्स लेती है। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो फिर बात करेंगे कोविड के और कोरोना का जो फैलाव है उसके हवाले से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना के हवाले से और इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर ईसा लैब के चेयरमैन और उसके साथ साथ रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा ने। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। कैसे हैं आप? जी सर, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे आप क्या कहते हैं इस वक्त कराची यानी सिंध और बिलखुसूस कराची में कोरोना की क्या सूरत हाल है सर? देखिए, कोरोना की सिचुएशन तो ये है कि कोविड जो है वो खत्म तो हुआ नहीं था और चल रहा था और जा रहा है। और अभी ये देखा जा रहा है कि यंग जो पॉपुलेशन के लोग हैं उनकी हम बात भी हुई है। अभी यूके वेरिएंट की बात तो नहीं कही जा सकती, सिंध में अभी तक प्रॉपर्ली एंटर हुआ है, लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि 45 से 55 साल की जो उम्र के लोग हैं उनकी डेथ जरूर हो रही है और वो सीरियस हो रहे हैं, जो पहले नहीं हो रहे थे। दूसरा, इसकी अलामात भी थोड़ी मुख्तलिफ है। अब जो कोविड आया है, पहले तो सांस की बीमारी होती है और सांस नहीं ली जाती। अब ये जो कोविड आया है इसमें डायरिया भी हो रहा है, स्किन में रैशेस भी हो रही है, कंजक्टिवाइटिस, आंखों में सूजन भी हो रही है और जो है मतलब जो है इस तरह की डिफरेंट इसकी अलामात जो हैं वो आ रही हैं, कुछ के बाल भी गिर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप की वायरस की बिहेवियर है ये भी यूनिक है और हम सबको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए कि ये वायरस किस तरफ जा रहा है। और ये जो है 1000 से ज्यादा टाइम ऑलरेडी म्यूटेट हुआ है और तो बहुत ही ख्याल रखने की जरूरत है कि बचाया जा सके और साथ साथ एक नॉर्मल जो न्यू नॉर्मल है उसकी तरफ मूव किया जा सके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अब अगर SOPs पर अमल दरामद कर लिया जाए और यानी मास्क वगैरह पहन लिया जाए और हाथ धो लिए जाएं तो क्या कोरोना में इसमें मज़ीद कमी आ सकती है या मज़ीद सख्त स्टेप्स की ज़रूरत है, यानी कि लॉकडाउन और ये स्मार्ट लॉकडाउन और इन चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ रही है? जो इसका जो दुनिया भर का जो बेस्ट प्रैक्टिस तो लॉकडाउन ही होती है, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और इकोनॉमिक क्राइसिस है और हम लोग जो है वो बहुत ही मेहमान नवाज कौम है जिसने पोलियो को भी पाला हुआ है, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, टीबी सब चीजों को पाला हुआ है। तो ये लॉकडाउन पाकिस्तान का हल नहीं हो सकता, हमें न्यू नॉर्मल की तरफ मूव होना पड़ेगा और हमें इसके साथ जिंदा भी रहना पड़ेगा। तो लोगों को चाहिए कि वो ख्याल भी रखें और बिजनेस वाले जो लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, आजकल वो बड़े परेशान हैं, उनको भी SOP का ख्याल रखना जरूरी है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। मैं समझता हूँ दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना चाहिए। तो सर मुझे ये बता दीजिएगा कि इस वक्त आप बेस्ट प्रोटेक्शन क्या समझते हैं, किस तरीके से लोग अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं? बेस्ट प्रोटेक्शन तो ये है कि मास्क पहने और हाथ बार बार साफ करते रहें और अगर मास्क खाते वक्त भी आंखों को या नाक में हाथ ना डालें, ये सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन है। सोशल डिस्टेंसिंग जितनी रखी जा सके उतनी बेहतर है। अगर घर खिड़कियां हवादार होनी चाहिए, जगह जो है घर में भी खिड़कियां खुली हों कि हवा अंदर बाहर जा सके, बंद माहौल ना रखा जाए। और ये कि बाकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए भी बहुत जरूरी है स्ट्रेस फ्री रहना, पानी पीना, एक्सरसाइज करना,
रजा सही से लेना, ये मजमुआ होगा। लेकिन ये जरूर है कि हमारे पास दूसरे चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि कोविड के बहुत ज्यादा चैलेंजेस जो है, ये बिल्डिंग जो करीब करीब बनी हुई है और ये जो गंदगी है, ये भी सारी इम्यूनिटी को डाउन करती है, जिससे कोविड का हल नहीं हो सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसका बाकायदा एक स्ट्रेटेजिक प्लान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें इसको रहना भी है। इसके साथ आप देखें थर्ड वेव आ गई है और ये वेव आती रहेंगी जब तक कि 60% से ज्यादा लोग जो हैं या तो इन्फेक्शन होकर ठीक नहीं हो जाते या वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते। और वैक्सीनेशन जो है वो तो बहुत ही स्लो प्रोसेस जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये ओवरऑल इसका आई थिंक इसके अंदर गवर्नमेंट और सिविलियन जितने भी लोग रहते हैं, कम्युनिटी, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे आपसे विमेन एम्पावरमेंट पे, इसलिए कि पहले भी 8 मार्च को ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे डॉक्टर ईसा लैब की जानिब से एक ख़वातीन बाइक रैली निकाली गई। पहली दफ़ा ख़वातीन जो कि आमतौर पे समझा नहीं जाता कि बाइक चला सकती है, एक बड़ी तादाद में आपकी रैली में ख़वातीन मौजूद थी, डीजी रेंजर्स भी मौजूद थे और बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। आपसे जानना चाहेंगे सर, अब 8 अप्रैल को फिर से ये रैली निकाली जा रही है और इस दफ़ा जमजमा से निकाली जाएगी 2 दरिया तक, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल ही निकाली जाएगी। देखें हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ट्रांसपोर्टेशन का और अपने आप का एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने का है। हम लोग स्ट्रांगली फील करते हैं कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो जैसे मोटरसाइकिल की जैसे आपने बात की, उसमें 2 पहिए होते हैं, एक मर्द का और औरत का। जब तक ये दोनों काम नहीं करेंगे तो ये मुल्क की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं हो सकती। अब हमारे पास भी काफी लड़कियां लेडीज काम करती हैं और हम देखते इतने चैलेंजेस हैं, सुबह टाइम आने पे और उसके बाद जाने में भी, बस स्टॉप पे खड़े होने पे, और जो बसेस का हालात हैं वो भी डिजास्टर हैं। तो अगर हमने ये फील करते हैं कि अगर लड़कियां जो हैं, लेडीज जो हैं किसी भी उम्र की, अगर वो बाइक में पीछे बैठ सकती हैं तो वो स्कूटीज और खुद चला क्यों नहीं सकती और एम्पावर्ड क्यों नहीं हो सकती, जैसे दुनिया भर में है। और इससे इंटरनेशनल इमेज भी बेहतर जाएगा पाकिस्तान का कि हम रिस्पेक्ट करते हैं लेडीज की। पिछला प्रोग्राम डीजी रेंजर्स की सपोर्ट से हुआ था, क्योंकि उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी बहुत जरूरी है। और आई थिंक ये एक मूवमेंट है जो कि लोगों के फायदे के लिए होगी। हमारी बहनें बेटियां, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि कोई गलत राह पे चला जाए और कोई गलत बात समझी जाए, लेकिन अब जिस तरह से लेडीज जो है वो मेन स्ट्रीम में आ रही हैं। अब घर का चूल्हा जलाने के लिए भी वो लेडीज का, बीवियां जो है जो पहले घर में बैठ के भी बहुत जरूरी काम करती थी, उनको भी निकलना पड़ रहा है क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस और महंगाई से फेस करने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने कल्चरल वैल्यूज और इस्लामिक वैल्यूज को सामने रखते हुए हमें इनको एम्पावर करना जरूरी है कि वो मेन स्ट्रीम में आए। और ये 8 तारीख को जो रैली निकल रही है, ये वन ऑफ देम, उसका एक प्रोसेस है कि लोग यूज टू हो जाएं कि अगर लड़कियां बाइक चला रही हैं और जो है वो अपने, अब इससे पता है ऐसी और लेडीज है, आपको सुन के अच्छा लगेगा, नानियां भी हैं इसके अंदर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, औरंगी की लड़कियां हैं, लेडीज हैं। आपको पता है माएँ हैं जो पहले ना रिक्शा में बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी और स्कूल से लेके आती थी, वो बच्चों को आराम से छोड़ने जा रही हैं और लेके भी आ रही हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है और जो बेहतर समझे उसको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो सर क्या समझते हैं, इसमें बड़ी तादाद शिरकत करेगी ख़वातीन की और ख़ास तौर पे हर कराची के हर हिस्से से लोग जो हैं वो शरीक हो सकते हैं इस रैली में? जी बिल्कुल, इसमें लेडीज जो है हर तरफ से आ भी रही हैं और इसमें जो है ये हमने पहले तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में निकाली थी, लियाकताबाद, लालू खेत, उस एरिया से होती भी आई थी। अब ये दूसरी रैली निकाल रहे हैं और ये रैलियां निकलती रहेंगी क्योंकि एम्पावरमेंट का प्रोसेस है जो कि मैं समझता हूँ कि हर गवर्नमेंट चाहिए चाहती है। और हम लोग तो इस्लाम में तो लेडीज की इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात है। तो जब से मैंने आपसे कहा ना कि हमें इनकरेज करना है अपनी बेटियों को भी और अपनी बहनों को भी, तो अगर वो चला सकती हो तो वो आप पता है अगर किसी को खातून अगर आप एक दिन किसी मर्द की तरह आप जो है अगर बुर्का पहन के किसी बस स्टॉप पे खड़े हो जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि लेडीज को कितना बड़ा चैलेंज है। और जो लोग, और उसके बाद बस में बैठना, जब ओवर क्राउडिंग है, जगह नहीं है, टाइम पे नहीं चल रही, तो आई थिंक ये अफोर्ड कर सकती है, चीपर भी है। और जो है स्कूटीज भी आ गई हैं क्योंकि मोटरसाइकिल चलाना थोड़ा, तो जितनी भी पाकिस्तानी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्होंने स्कूटीज भी लॉन्च कर ली हैं जो कि लड़कियों को, लेडीज को चलाना जिनमें बहुत आसान है और सेफ भी है। बिल्कुल। फरहान भाई, यहाँ मैं नाजरीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस बात का अमली मुजाहिरा जो है वो आपकी फैमिली से साफ नज़र आता है। न सिर्फ आपकी बहन डॉक्टर फरा ईसा मुख्तलिफ फील्ड्स में, न सिर्फ डॉक्टरी में बल्कि सिंगिंग में और दूसरी चीज़ों में सब बहुत आगे हैं। आपकी वालदा जो हैं वो इस वक्त तमाम प्रोजेक्ट्स में और हर जगह आपके साथ शाना बशाना नज़र आती हैं। आपकी अहलिया, आपकी जो बेटी है वो भी
अब मुख्तलिफ जगहों पे हमें फंक्शंस में नजर आने लगी है। सर मैं चाहूँगा कुछ थोड़ा सा इस हवाले से भी बता दीजिएगा। देखिए, ये बिल्कुल हम जैसी चीज करते हैं पहले अपने घर से स्टार्ट करते हैं। मेरी वालदा जो है माशाल्लाह डॉक्टर सबिया ईसा अब्दुल्ला, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने अपनी 60s वो मेरे नाना ने उनको अमेरिका भेजा स्कॉलरशिप पे। उनको अमेरिकन स्कॉलरशिप मिली थी ईस्ट वेस्ट सेंटर की और वो अमेरिका गई, हार्वर्ड से पढ़ा उन्होंने और वो एम्पावर्ड होके आई और उन्होंने यहाँ पे भी यही कोशिश करी कि अब चाहे उनकी बेटी हो चाहे बेटियां हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी और इक्वल तरह से उनको ग्रो अप किया। आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जा रहे हमारे अंदर वही ट्रेनिंग आई, हमने भी अपनी बेटियों को उसी तरह से लेके चला जैसे बेटों की तरह चलते हैं और उनने वही करके दिखाया। और वही चीज हमारी लैब ईसा लेबोरेटरी के अंदर भी है कि लेडीज जो है वो अमेजिंग है। मैं आपको बताऊं बुलंद कि हमारी यहाँ जो लेडीज काम करती हैं, सुबह बच्चों को नाश्ता खिलाती हैं, मियाँ को नाश्ता कराती हैं, उनको काम पे भेजती हैं, बच्चों को फिर स्कूल ड्रॉप करती हैं, फिर काम पे आती हैं। काम भी वो मर्दों से बहुत बेहतर करती हैं माशाल्लाह। और उसके बाद बीच में भी चेक करती हैं कि बच्चे घर आ गए स्कूल से, फिर घर जाके रात का खाना पकाती हैं और टेक केयर करती हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये मतलब ये अमेजिंग है। हम तो जब घर जाते हैं तो बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड होते हैं। इसी तरह से मेरी वाइफ है डॉक्टर नादिया फरहान, वो भी यही करती हैं, बच्चों को देखना, ट्यूशन पे जाना और फिर उसके साथ साथ लैब को भी चलाती हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमारी ईसा लैब की चीज नहीं है। हम समझते हैं कि कराची की नहीं बल्कि पाकिस्तान की लेडीज अमेजिंग है और ये नेशनल कॉज है। हम इसका नेशनल कॉज कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान की खातिर ये काम कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बड़ी बात है और इसी तरीके से मेरे ख्याल में इस तरह से रोल मॉडल अपने आप को बना के पेश करना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, डॉक्टर ईसा लैब के चेयरमैन और रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना यह था कि इस्लाम में भी खवातीन को बराबरी के हुकूक दिए गए हैं, इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है और इस वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाने के लिए ये बाइक रैली निकाली जा रही है जो कि 8 अप्रैल को निकाली जाएगी। जमजमा ब्रांच से ये 2 दरिया रैली जाएगी और इसमें तमाम जो खवातीन हैं बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की गई है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।